करें स्टार्ट? नया चैप्टर, नई शुरुआत है ना। बीच में ऑर्गेनिक को रोक दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कराना जरूरी था। तुम लोगों का जो मेजर टेस्ट हो रहा है ऑफलाइन, उसमें ये सॉलिड स्टेट नाम का जो चैप्टर है वो आ रहा है। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं नीट में, वो 2 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स, 8 नंबर का चैप्टर है। और जेई की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, हम नीट की बात करेंगे। यहाँ पे कोई जेई का बच्चा तो नहीं बैठा ना मेरे पास? आया है कोई जेई का? नो मैम। हाँ, मतलब सारे नीट के हो। तो अगर मैं तुम्हें नीट की बात करूं तो नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट से। तो ट्रस्ट मी, अगर आपने क्लास अटेंड करी है ढंग से सॉलिड स्टेट की या सरफेस केमिस्ट्री की, और नीट के पीवाईक्यूज लगाए हैं, ठीक है, और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी वो लगाए हैं, और एनसीईआरटी तो तुम्हें पता ही है करनी होती है, वो ना भी बोलूं तब भी अंडरस्टूड है, करनी है। अगर तुमने वो कर लिया ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं करना। तुम्हें सिर्फ सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से रीड करनी है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैम रीड करनी है। हाँ, रीड करने का मतलब है, रीड करने का मतलब है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है सरफेस में, सॉलिड स्टेट में भी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। रीड करने का मतलब है एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, कहने का ये मतलब है। समझे कि नहीं समझे? आपको कोई और बुक रेफर नहीं करनी है फॉर सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। बच्चे सॉलिड स्टेट में ट्राई करूंगी 5 डेज का लेक्चर हो, 5 दिन के लेक्चर में होगा ये, और एंड सरफेस केमिस्ट्री 3 दिन का या 4 दिन हो सकता है। बाकी मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी जन्माष्टमी वाले दिन, तो हो सकता है जल्दी भी हो जाए। मतलब ये लगा के रखो, आई नीड टोटल 9 लेक्चर्स टू कंप्लीट बोथ चैप्टर्स, ठीक है? तो बेसिकली हमारा ये रहेगा। तो आज का जो सॉलिड स्टेट का, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करवा रही हूँ आज तुम्हें सॉलिड स्टेट, तुम्हें कुछ बेसिक चीजें सिखा रही हूँ सॉलिड स्टेट की। ये लगा लो जो चैप्टर का जो रियल सॉलिड स्टेट तुम्हें देखने को मिलेगा वो कल से देखने को मिलेगा, मतलब कल बोले तो मंडे से देखने को मिलेगा। आज हम क्या करेंगे, बेसिक करेंगे। हालांकि पहले क्या होता था ना, पहले टीचर्स क्या करते थे, इवन मैं भी क्या करती थी, जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट हम स्टार्ट करते थे टाइप्स ऑफ सॉलिड से, जो अभी मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करते थे यूनिट सेल पे। लेकिन अब क्या हो गया है, जो आज का लेक्चर मैंने रखा है, जिसको मैं बोल रही थी बेसिक लेक्चर है, वो पता होना चाहिए। क्योंकि नीट में क्या हो रहा है ना आजकल, पता नहीं क्या हो गया नीट वालों को, उसमें से क्वेश्चन उठा उठा के दे रहा है वो, जो आज मैं तुम्हें करवाने वाली। समझ रहे हो? मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें और भी हैं सॉलिड स्टेट में देने के लिए, लेकिन एग्जामिनर क्या कर रहा है, कुछ अगर आप 2-3 साल के उठा के देखोगे पेपर प्रीवियस ईयर, तो वो बेसिक में से उठा के दे रहा है। तो आज का लेक्चर हम उसी पे ही रखेंगे कि अगर वहां से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। तो आज आपको मैं ये चैप्टर, दोनों ऐसे हैं, आपको अगर घर मतलब अलग से पढ़ने का टाइम भी ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। सबसे खुशी की बात ये है इस चैप्टर, सिर्फ आप क्लास में आ रहे हो, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बस वही कर लो। अगर घर पे टाइम नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो मैं करवा रही हूँ उसको 15 मिनट रिवाइज कर लेना। यस मैम। समझ रहे हो? यस मैम। तो नीट में जो है बेसिक लेवल, मतलब जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं। रीजन यही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, जितना पेपर बेसिक बनता है उतना ही कंपटीशन बढ़ता जाता है, ठीक है? तो चलो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को सबसे पहले स्टार्ट करने, आज आपको ना थोड़ा सा ऐसा दिखेगा कि मैम केमिकल बॉन्डिंग की कुछ बातें बता रहे हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये चैप्टर ऐसा है, इसको लेना देना नहीं है किसी से, है ना? तो वो कल जब मैं मंडे को क्लास लूंगी वहां पे आपको फील होगा सॉलिड स्टेट क्या है बेसिकली। तो सॉलिड स्टेट को बच्चे हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, जितने भी जो भी अब 3 मैटर ऑफ स्टेट्स पढ़ते हैं वो डिस्कस करते हैं ना। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है क्या? नो मैम। ये सबको दिख रहा है सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, ठीक है? लिक्विड और गैसेस में क्या होती है, फ्लो करने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है, एबिलिटी टू फ्लो, है ना? सॉलिड्स आपके रिजिड्स होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड देयर टाइप्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी बताती हूँ। तो बच्चे
जब भी हम मान लो किसी की प्रॉपर्टीज या किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, स्पेशली आपके जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हैं, तो इसके नोट्स बना सकते हो। जो मैं कह रही हूँ वो लिख लेना आज के लेक्चर में, साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि घर पे अगर टाइम नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर को। मैं बल्कि कहूंगी कि अपने ना एनसीईआरटी में बना लो इसके नोट्स, फायदे में रहोगे। इसका और सरफेस केमिस्ट्री का एनसीईआरटी में ही बना लो, आप लोग वैसे ही लिखने में माहिर हो, तो अलग से मैं कहूंगी नोटबुक पे रहने दो फिर, ठीक है। जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी एनसीईआरटी के अलावा, वो एनसीईआरटी में ही कहीं साइड में लिखते हुए चलो, ठीक है जी। चलो जी, तो सबसे पहले सॉलिड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सबको पता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उसके मास, वॉल्यूम, शेप की, तो डेफिनेट उसका मास, वॉल्यूम, शेप होता है। एंड व्हाट अबाउट बच्चे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं बात करूं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अगर पास पास होंगे तो मतलब क्या होगा, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होंगे। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, तो वो इंटरमीडिएट होंगे। इंटरमीडिएट बोले तो सॉलिड और गैसेस के बीच में होंगे। और गैसेस में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, हाँ बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में स्लो होती है वही, ठीक है, क्योंकि पैकिंग क्या होती है, क्लोज पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की, तभी हम ये बोलते हैं। लिक्विड्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस। और गैसेस में क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चे बहुत वीक होते हैं, तभी तो मदमस्त होती है गैसेस, सुना है ये, मदमस्त होती है, ठीक है। जहां पे भी छोड़ोगे पूरी जगह घेर लेगा वो, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हम बात करेंगे सॉलिड्स की, तो वो क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। आज भी दीपक नहीं आ पाया है क्या, ड्यू टू नहीं आया, ठीक है, ओके। तो 38 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया। अगर तुम डेली ऐसे आ जाओ, मैं तुम्हें क्यों लड़ूं, क्यों डांट मारूं, ऐसे ही आ जाओगे तुम डेली 38-40 स्टूडेंट्स को, तो दे आर कंप्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है। चलो जी मैम, ये तो बिल्कुल आपने ना वो बात कर दी बेसिक वाली, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ही हम आगे जंप करेंगे, मैं डायरेक्ट नहीं बता सकती, ठीक है। चलो तो अभी तक जितना आपकी 11th क्लास की नॉलेज है, आपने ये सिर्फ सॉलिड के बारे में ये चीजें डिस्कस करी होंगी, उसके टाइप्स के बारे में कभी नहीं सुना होगा। आज हम सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे बच्चे, अरे नोमन तू अपने पे ध्यान दे और क्लास पे ध्यान दे, तेको क्या करना, लास्ट में बेशक 10 बच्चे है ना, तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा। अच्छा, तो आपने ना सॉलिड के टाइप्स नहीं सुने होंगे, आज कुछ नया पढ़ाने वाली हूँ तुम लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई बात नहीं अशर बेटा, इस बार आई हो तू वहां पे मेजर टेस्ट में, है ना, अगर मैं आई तो मिलूंगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट, अब पार्टिकल्स में आपके कुछ भी हो सकता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपका होता है, अभी याद करने, क्लास में ही तुम्हें याद करवा के भेजूंगी, डोंट वरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड। कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड। फिर बोलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड। अब मैम ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब आप डिटेल में जाके समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड से हमारा क्या मतलब है, अमोर्फस सॉलिड से हमारा क्या मतलब है। तो तुम्हें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसकी पिक्चर से क्या करूंगी मैं, इसी डायग्राम से मैं क्या करूंगी, तुम्हें सारा समझा दूंगी। फिर ये समझाने के बाद ये तुम्हारे नोट्स के लिए ये यहाँ पे डिफरेंसेस लिखे हो, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, ओके। तो बच्चे इसमें आपको दिख रहा है ये क्या, ये सर्कल क्या बना हुआ है, जैसे देखो यहाँ पे आप समझ लो, सपोज मैं NaCl का एग्जांपल ले रही हूँ, तो ये मान के चलते हैं आपका क्या है, Na+ है, ये Cl- है, Na+ है, मतलब आप समझ लो आयंस को अरेंज किया गया है, ठीक है। अच्छा, आपको बच्चे क्या दिख रहा है, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ध्यान से देखूं, तो जो मुझे आयंस का अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, एक रेगुलर अरेंजमेंट दिख रहा है, इसका एक पैटर्न डिफाइन किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, मतलब बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज तरीके से पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देख पा रहे हो, यस मैम। 4 इनके बीच में ग्रीन वाले जो भी मैंने सर्कल बनाए हुए उसके बीच में एक पिंक है, देखो सारे ऐसे बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है।
एंड व्हाट अबाउट अमोर्फस सॉलिड? अमोर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर पैटर्न आप लोगों को नहीं दे रखा, बिल्कुल ही भद्दे तरीके से अरेंज किया गया है। देख पा रहे हो कैसे टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. इसको हम बोलते हैं इररेगुलर मैनर। ठीक है, इररेगुलर मैनर में क्या किया गया है? पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। ठीक है जी, हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी आप बोल सकते हो। ठीक है जी, Yes, अच्छा। ma'am. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये बात हो गई कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर मान लो आपके पास NaCl है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, या मैं एक काम करती हूँ, कोई भी सॉलिड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता किसी की वैल्यू और आपको भी लर्न नहीं करनी है। मान लो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लेती हूँ, सपोज उसका मेल्टिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। तो जब वो 120 डिग्री सेल्सियस में पहुंचेगा वो तभी मेल्ट होगा, उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एंड व्हाट अबाउट अमोर्फस सॉलिड? इसके जो मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है, क्या है? रेंज है। ऐसा नहीं है कि एक मेल्टिंग पॉइंट है उस पे ही वो मेल्ट हो रहा है, नहीं। देख पा रहे हो क्या इसका कैसा अरेंजमेंट है? ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, इनके काफी रेंज होते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के, ठीक है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में नहीं होता है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यस, वेरिएबल डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच की वैल्यू समझ पा रहे हो? इसका क्या होगा? नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है जी, देखो एक बार मैम ये मैम जो रेंज लिखा है ये अमोर्फस सॉलिड में, हाँ हाँ हाँ, फिर मैम वो कहाँ तक वेरी करेगा रेंज? आपको नहीं करना कितने वेरी करेगा, ओके मैम, है ना? ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिखाते हैं, वो होता है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जब आप लोगों के स्कूल में ये वाला चैप्टर हुआ करता था तब स्पेशली इन पे क्वेश्चन बनाते थे कि व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, और आपके अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। इस पे क्वेश्चन फिक्स होता था। अब हालांकि क्योंकि ये रिड्यूस कर दिया गया है तो अब नहीं आएगा, बट हाँ नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के डिफरेंस से। तो अब हमें इसको समझना है क्योंकि आप लोगों के लिए टर्म्स नहीं है, आपने कभी इससे पहले नहीं सुना है बच्चे, ठीक है? तो एनाइसोट्रोपिक क्या होता है बच्चे? एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप जब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बता रही हूँ मैं, अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। जैसे बच्चे इधर आना एक बार, अगर मान लो मैं यहाँ पे जाती हूँ, देखना एक बार, यहाँ जा रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? पिंक पिंक वाले मिल रहा है, देखना इधर। लेकिन अगर मान लो मैं व्हाइट, मतलब XYZ डायरेक्शन का कहने का मतलब है, ठीक है? अगर मान लो मैं यहाँ पे जा रही हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? एक ग्रीन एक पिंक, एक ग्रीन एक पिंक, यानी कि हर डायरेक्शन में जब आप जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये होता है। मैम आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है? आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो बच्चे क्या होती हैं? सेम होती है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं, मुझे यहाँ पे भी पिंक ग्रीन मिल रहा है, यहाँ पे जाऊंगी पिंक ग्रीन मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से अपने दिमाग में बिठाओ क्योंकि नीट में बेसिक ही आता है, इस चैप्टर से घबराने की बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट मी। घर जाके नहीं भी पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी से रीडिंग ले लेना जितना मैंने पढ़ाया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक नेचर, एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है? अच्छा मैम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या बोला जाता है? ट्रू सॉलिड्स है। ट्रू सॉलिड्स मतलब असली, है ना? और अमोर्फस सॉलिड को बोला गया सूडो सॉलिड्स, नकली। मिक्सअप मतलब सूडो का मतलब क्या है? कई बार जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ग्लास लाइक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। हाँ नहीं, न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी है, आएंगे न्यूमेरिकल, कल से स्टार्ट होंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट होंगे, बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है?
बहुत ना के मतलब ये लगा लो बहुत ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, इससे बड़े बड़े चैप्टर तो तुम निपटा के आ गए। ठीक है, अच्छा। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है बच्चे, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी, डिफरेंट होगी। जैसे देखो बेटा, मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मुझे सारे ये वाले पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होगी। इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन कहने का मतलब है, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मुझे एक पिंक मिल रहा है, एक ये वाला ग्रीन वाला मिल रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कुछ डिफरेंट। ठीक है जी। अच्छा, सूडो सॉलिड्स का मतलब, इनको सूडो सॉलिड्स भी बोला जाता है बच्चे, और सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोला जाता है। मतलब लिक्विड्स की प्रॉपर्टी भी है एमोर्फस सॉलिड में, इसका मतलब तो मैम यही हुआ। अब ये क्या मतलब बोलना चाह रहे हो, इसका सबसे अच्छा मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, अगर पता नहीं आपने कभी नोटिस किया या नहीं। आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, वहां पे जो ग्लास विंडोज होती हैं, मतलब जिनको मतलब बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल, 100-200 साल की बात कर रही हूँ मैं, तो वहां पे क्या होता है ना, टाइम के साथ जो ग्लास की जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। वो क्या करती है, ऊपर से थिन हो जाता है, नीचे से क्या होता है, थिक हो जाता है। टाइम के साथ क्या होता है, ग्लास की टेंडेंसी फ्लो होने की टेंडेंसी हो जाती है ग्लास की, फ्लूइड लाइक प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो देसी भाषा में। तो ऊपर से थिन होता है, नीचे से थिक हो जाता है, मतलब वो ग्लास की क्या टेंडेंसी है, फ्लो करने की टेंडेंसी है। तो यानी कि वो किस में आता है, एमोर्फस सॉलिड्स में आता है। आपकी किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, पहले ये क्वेश्चन भी आता था आप लोगों के पेपर में कि व्हाई अमोर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो उसमें हमें ये पूरा लिखना पड़ता था कि पहले टाइम के साथ साथ क्या होते हैं, जो ग्लास विंडोज होते हैं ऊपर से थिन हो जाती है, नीचे से क्या हो जाती है, वो मोटी हो जाती है, उसका जो बॉटम है वो थिक हो जाता है। ठीक है, अच्छा। तो बच्चे आप लोगों को ना कुछ चीजें इसमें ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल ना बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, मतलब क्वेश्चन आता रहता है। तो आप ध्यान रखना, अगर कहीं आपको लिखा मिले ग्लास, ध्यान से सुन लो, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, रबर और पॉलीमर, अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लिखा मिल जाए, मान लो आपके पास 4-5 एग्जाम्पल दे दे एग्जामिनर और आपको बताए कि बताओ भाई इसको कैटेगराइज कर दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमोर्फस सॉलिड में, तो ध्यान रखना ग्लास, प्लास्टिक, रबर एंड पोली वर्ड कहीं पे यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। सेलोफेन, ठीक है, ये पॉलीमर होते हैं। तो वो क्या होंगे, आपके अमोर्फस सॉलिड्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। एंड मैम बाकी वाले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, जैसे आपका बेंजोइक एसिड हो गया, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। KNO3 ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हाँ, जो ये पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके अमोर्फस सॉलिड्स में आएंगे, लाइक सिलिकॉन हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आते हैं। करवाऊंगी, टेंशन ना लो, क्वेश्चन करवाऊंगी। अब फटाफट से ना तुम एक काम करो, इसको पढ़ लो, जो ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिखवाए हैं इसको पढ़ लो एक बार और मुझे कंफर्म करो यस मैम क्लियर है। आगे चलो, पहले तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब समझ रहे हो कि जो रेगुलर उनका पैटर्न है काफी लॉन्ग रेंज है, और जबकि इसका क्या है, शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है, पहले तो उसका अरेंजमेंट सही है लेकिन टाइम के साथ उसका जो पैटर्न है वो बिगड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। डेफिनेट शेप है, यस मैम मैम। इसका थर्ड पॉइंट, हाँ बता रही हूँ, इरेगुलर शेप है क्योंकि बच्चे इनका जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है, तो जब आप इसको अगर नाइफ से काटते हो तो रेगुलर सरफेस में कटता है, जबकि आप इसको काटोगे तो क्या होगा, इरेगुलर सरफेस में वो कटेगा। रीजन वही है क्योंकि इसका रेगुलर पैटर्न है, इसका इरेगुलर पैटर्न है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, इसका रेंज है। ट्रू सॉलिड, सूडो सॉलिड्स, एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। ठीक है, यस मैम। मतलब जब आप इसको अगर नाइफ से काटोगे तो मजे से कटेगा, मजे से कटेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये नहीं कटेगा अमोर्फस। ठीक है, अच्छा। एक और बच्चे ध्यान रखना, आपने सिलिका का नाम सुना होगा। यस मैम। यस मैम, सिलिका में अगर मान लो वो लिखा आ जाए सिलिका क्वार्ट्ज, मतलब सिलिका मान लो लिखा आ जाए क्वार्ट्ज, तो ध्यान रखना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। अगर वो लिखा आ जाए ग्लास तो ये अमोर्फस, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जी मैम। डिफरेंसेस क्लियर हो गए तुम लोगों को। यस यस मैम। मैम, यस मैम। चलो ये देखो, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, तुम लोगों के लिए लिखी है मैंने ये वाली, एक बार पढ़ लो फिर आगे चलती। ठीक है,
यस मैम। पक्का जी? इजी लग रहा है? अभी कुछ है ही नहीं Yes, आजकल। ma'am. आज का लेक्चर तो तुम्हें ऐसे लगेगा कि मैम पता नहीं 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आगे आएगा अच्छा वाला सॉलिड स्टेट। आज थोड़ा थ्योरी है। ये वाला क्वेश्चन देखो मैंने एनसीईआरटी से लिया है और पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कंसेप्ट है इसमें, ध्यान से सुनो। वो क्या बोल रहा है, व्हाट मेक अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। मतलब ग्लास को क्या अलग बनाता है क्वार्ट्ज से, और किस कंडीशन में क्वार्ट्ज जो है ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि क्वार्ट्ज आपका बच्चे क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हाँ या ना? यस मैम। और आपका जो ग्लास है बच्चे वो क्या है, अमोर्फस सॉलिड। हाँ हाँ बेटा, ग्लास अमोर्फस है। ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि क्वार्ट्ज को आप ग्लास में कैसे चेंज कर सकते हो। थोड़ा सा सोचे हम। जैसे क्वार्ट्ज में बेसिकली क्या है, हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहे हैं? मैम उसकी अरेंजमेंट को इनरेगुलर करके। हाँ, और वो इरेगुलर कैसे करेंगे? बहुत सही बोला गुंजन ने। हाँ, ग्लास ऑफ टेम्परेचर बढ़ा देंगे और हीट करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। अरे वाह भाई वाह, बहुत सही बोले, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अब क्वार्ट्ज क्या है, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसको एक काम करो, टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म कर दो। गर्म से क्या होगा, उसका अरेंजमेंट बिगड़ेगा। बिगड़ेगा, उसको कूल कर दो। कूल कर दो, ठंडा रख दो, बिगड़ गया उसका, किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लास में। ये देखो, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको लिखना है तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी से ही है ये। आपको क्या कर रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का। पार्टिकल है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, हीट करो, कूल करो, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। इतना क्लियर होगा? तुम तो इंटेलिजेंट हो, मुझे कुछ बताने की जी जरूरत मैम। नहीं है। चलो ओके, अब करते हैं आगे। उसके बाद आए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखना एक बार। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, मैं देखना चाहती हूँ कितने जगह हो तुम लोग। आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर। आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, इसको डिटेल में पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अमोर्फस और क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन का डिफरेंस। एंड सेकंड है ये जो अभी मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। हाँ जी, there are 4 types of crystalline solids: ionic, covalent, metallic, molecular. ionic, covalent, metallic, molecular। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। आ जाओ इधर। हाँ सही है, जिन्होंने लिख दिया आ जाओ इधर, जिन्होंने नहीं लिखा फटाफट लिख के इधर आओ। ओके, तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन बेसिक में से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है जी, चलो आओ। आयनिक, आयनिक बोले तो मैम किससे बना होगा? मैम आयन से। दिमाग में अपने डाल सकते हो एग्जांपल NaCl, क्योंकि हम वो बचपन से पढ़ते मैम आ रहे Na+Cl-। हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आयनिक है तो आयन से बना होगा। अब आयनिक बॉन्ड में आयनिक सॉलिड्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसी अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यस मैम। बढ़िया है, 2 पॉइंट क्लियर है। हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, बोलो हाँ या ना? यस मैम। क्योंकि उनमें ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई हाई होंगे। ज्यादा होंगे। वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये भी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होंगे सॉलिड स्टेट में, और कंडक्टर्स होंगे मोल्टन एंड एक्वस। क्या ये पॉइंट तुमने पहले कभी सुना है? बताया सुना है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स तो तुम लोग फिजिक्स के महारथी हो, सबको Yes, पता ma'am. है। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होगी कंडक्ट होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस नहीं होते। सॉलिड स्टेट में तो बेचारे ऐसे पक्के बिल्कुल ऐसा बंधे हुए होते हैं। जी मैम। लेकिन अगर मान लो मैं इस NaCl को पानी में डाल दूं, तो पानी में डालने से क्या होगा, ये पानी क्या काम कर रहा है, वही पानी क्या काम कर रहा है, Na और Cl को अलग अलग कर रहा है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है। उसमें इतनी ताकत है कि वो Na और Cl के प्यार को खत्म कर पाए, तोड़ सकता है। ठीक है। H2O के साथ कंबाइन हो जाता है खुद, और Cl नेगेटिव के साथ हो जाता है,
ठीक है। तो जब आयंस मिलेंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है, जब चार्ज कैरियर मूव करता है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना। या तो तुम उसको मेल्ट कर दो या तुम उसको पानी में ले लो, दोनों के केस में वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट इन सॉलिड स्टेट में वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, आप लोगों को इसके एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी में वही करना है। एनसीईआरटी में पूरी टेबल बनी हुई है, अगर आप लोग खोल के बैठे एनसीईआरटी देखो, पूरी एक टेबल बनी हुई है ना। वही टेबल को मैं क्या करा रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में करा रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। मेरा भी सेम रहेगा जो आपके एनसीईआरटी में, तो उस एनसीईआरटी को अच्छे से रट लेना, एनसीईआरटी की टेबल को, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, NaCl। बेटा किसी का माइक अनम्यूट है क्या? निगम, हाँ ओके। मैंने अभी बात किया। NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जितने भी एनसीईआरटी के हैं मैंने शायद सारे ही लिख दिए हैं। अगर कोई एक और दो और मिलते हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके आयनिक सॉलिड्स के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। अच्छा, yes. उसके बाद ये देखो, ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे एक स्निपिंग लगा रखी है, थोड़ा सा आप देख पाओ NaCl कैसा दिखता है। ये NaCl का पूरा लैटिस है, देख पा रहे हो इसमें कैसे अरेंज किया गया, कितने प्यारे तरीके से रीअरेंज कर रखा है। अच्छा लग रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। Cl नेगेटिव क्या है, Cl नेगेटिव ये बड़े बड़े हैं और Na बेचारे छोटे छोटे हैं। आगे वाली क्लासेस में हम क्या करेंगे, हम इनकी क्या बोलते हैं, लोकेशन भी देखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बट अभी के लिए बेसिक करते हैं हम। आई होप कि इतना क्लियर हो गया हो। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना कोवेलेंट सॉलिड, बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं आपको एक नई बात भी बताने वाली हूँ इसमें। सबसे पहले देखो कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होंगे, मतलब उसमें क्या, देखो अपने दिमाग में लाओ, जो बोल रखा है ना उसी से ही निकालते जाओ तुम पॉइंट्स। कोवेलेंट सॉलिड्स का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। यस मैम। ठीक यस है, मैम। यस मैम। अच्छा, ये वाले सॉलिड्स कह रहे हैं बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। लेकिन मैम हमने तो नहीं पढ़ा ऐसा। यस मैम। हमने तो पढ़ा है मैम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन आप तो कह रहे हो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन हमने तो पढ़ा था लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कोवेलेंट सॉलिड्स की और नेटवर्क सॉलिड्स की। किसकी बच्चे, नेटवर्क सॉलिड। क्योंकि अभी तुम आगे जाके थोड़ा कंफ्यूज होने वाले हो जब मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कराऊंगी, क्योंकि जो आगे चलो आगे बताऊंगी। इसमें बात हो रही है बच्चे कोवेलेंट सॉलिड्स की और नेटवर्क सॉलिड्स की। अब नेटवर्क सॉलिड्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड्स जो बड़े बड़े नेटवर्क बना लेते हैं, बड़े बड़े जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको हम बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स। और ये कोवेलेंट सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक से भी ज्यादा होता है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे बच्चे, आयनिक का सबसे ज्यादा होता है, फिर कोवेलेंट कंपाउंड का होता है। यस मैम। यस मैम। लेकिन आज मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ कि कोवेलेंट सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, समझे। कोवेलेंट सॉलिड बोले तो नेटवर्क सॉलिड। मैम एग्जांपल जैसे डायमंड तुमने देखा होगा, देखो इधर, अच्छा इधर डायमंड का बना हुआ है क्या, हाँ ये देखो। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होते हैं बच्चे। यस मैम। ठीक है, मैम ये तो ग्रेफाइट का है। हाँ ग्रेफाइट का है, सही बोल रहे हो। एक कार्बन यहाँ पे 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर वैसे आप लोगों को पता है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। आपका सिलिकॉन कार्बाइड SiC, ये भी नेटवर्क सॉलिड होता है, बहुत बड़ा ज्वाइंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही, वो बोलते हैं ना, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके अलावा सिलिका क्वार्ट्ज, ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। ग्रेफाइट, ये देखो ग्रेफाइट का दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है सभी को। यस मैम। अच्छा, अब जितने भी मैंने तुम्हें डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये क्या है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सारे आपके नोटबुक में होने चाहिए एग्जांपल, मतलब एनसीईआरटी में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वहां पे ऐड कर लो। ये सारे के सारे जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। यहाँ से आएगा क्वेश्चन। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। मैम क्यों सॉफ्ट होता है, इसका भी आज एग्जांपल, मतलब रीजन दे देती हूँ। क्योंकि इनके में जो बेसिकली ये देखो ना, ये लेयर्स बनी हुई है, देख पा रहे हो बच्चे,
यस इनके मैम। बीच में क्या होते हैं आपस में, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। और आपको पता है कि वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, जो ये होती है लेयर्स जो होती है स्लिपरी होती है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, ठीक है, इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं। दूसरा, हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि वो इसलिए कंडक्ट कराते हैं क्योंकि बच्चे जो आपका ग्रेफाइट होता है वो एरोमेटिक होता है, पता है आपको, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 3 यस मैम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह डीलोकलाइजेशन होगी, एरोमेटिक Yes. डीलोकलाइजेशन होगी, उस डीलोकलाइजेशन की वजह से ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्या क्लियर हो गया तुम लोगों को? अभी एग्जाम्पल याद करो, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ग्रेफाइट। और आप ये भी देख सकते हो, सिंपल अगर सिलिका लिखा होगा वो भी कौन सी वाली कैटेगरी में आएगा, कोवेलेंट सॉलिड्स या कोवेलेंट। कोवेलेंट की कैटेगरी में आएगा। चलो आगे, क्या क्या Yes, हो ma'am. गया अपना, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आएंगे मेटेलिक पे। अब मेटेलिक क्या है मैम, जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा, है ना, जिसमें मेटेलिक बॉन्ड होगा। अब मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा देखते हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है क्या? यस मैम। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो Yes. बेसिकली क्या होता है, ये देखना इधर, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय हेल्ड टुगेदर बाय अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये आपका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या होगा मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको लोगों को दिख रहे हैं, ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यस मैम। यस मैम। अब न्यूक्लियस में क्या होंगे, न्यूक्लियस होगा और इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं मान लो सोडियम लिखती हूँ, तो सोडियम प्लस उसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। यस मैम। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से है, मान लो ये सोडियम का ही ले लेती हूँ मैं, मेटेलिक लैटिस। अभी लैटिस क्या है, अभी आगे चल के बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम ने लूज की, और ये Na+ क्या है, सोडियम का न्यूक्लियस है जिसमें क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है और उसका ये न्यूक्लियस है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जिसमें सोडियम का बेसिकली जो न्यूक्लियस है और जो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कर्नल्स। नाम सुना? यस मैम। यस मैम। प्लस 10 इलेक्ट्रॉन है, मैं सोडियम की बात करूं, इनको हम बोलते हैं कर्नल्स। क्योंकि कई बच्चों को ये होता है कि मैम कर्नल्स जो होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नहीं ऐसी बात, ऐसे ये नहीं होता है। तो आज के बाद कभी मत बोलना कि कर्नल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो न्यूक्लियस और उसमें जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को मिला के मैं कर्नल्स बोल रही हूँ। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, झमाझम घूमते रहते हैं, झमाझम क्या है, घूमते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, बहुत काम किया है, पढ़ना इसको। हाई इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चे, हाई होती है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा और क्या पॉइंट है, लश्चर होते हैं, चमक होता है, मैलेबल, डक्टाइल पता है, वायर और शीट में चेंज कर सकते हो। इसके एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, सोडियम हो गया, काफी सारे मेटल्स हैं जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ डायमंड और ग्रेफाइट की, तो यहाँ पे अपने एनसीईआरटी में एक चीज लिख लो, मैं आपको यहाँ पे भी लिख के दे देती हूँ, लिखना एक बार सारे बच्चे, कि अगर मैं बच्चे डायमंड की बात करती हूँ, तो डायमंड आपका क्या होता है, डायमंड क्या होता है, लिखो, गुड थर्मल कंडक्टर, गुड थर्मल कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर लिखो एक बार। और यहाँ पे ग्रेफाइट भी लिख लेना, अगर तुम्हारे तो जगह होगी तुम्हारे पास, ग्रेफाइट में लिख लो गुड थर्मल कंडक्टर, कंडक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऐसा क्यों, सुनो अब ध्यान से। ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी आएगी। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी किस वजह से बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हैं बेटा,
है ना। Yes, ma'am. थर्मल कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है डायमंड में क्या होता है, कार्बन जो है 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ऐसे पूरा जाइंट स्ट्रक्चर बना रहा है। तो अगर आप गर्म करते हो एक कार्बन को एंड को, तो थ्रू बॉन्ड वो क्या करेगा, बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा, वो पूरा गर्म हो जाएगा। इसको हम थर्मल कंडक्टर बोलेंगे कि अच्छा थर्मल कंडक्टर है। डायमंड समझ में आ गई ना। यस मैम। यस मैम। डायमंड में थर्मल कंडक्टर तो अच्छा है, बट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ग्रेफाइट में दोनों ही है, थर्मल कंडक्टर भी अच्छा है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी अच्छा है। बच्चे समझ में आई, ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा जी, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, दोबारा लेके आ रही हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं बच्चे बात करूं आयनिक सॉलिड्स की, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो कंडक्टिविटी का क्या होगा, ज्यादा होगी या कम? कंडक्टिव में वो तो डिक्रीज होगा नहीं। कम हो गया मैम। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा बेटा, आयंस का डिसोसिएशन होगा। यस मैम। आयंस बढ़ेंगे तो मैम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हो रही है, फ्री आयंस की वजह से हो रही है। अभी मैं यहाँ पे कापा वापा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कहीं तुम कापा ले आओ पिक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके मेटेलिक सॉलिड्स में, तो वहां पे मैं बोल सकती हूँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। यस मैम। मैम आप होना तो ये चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और तेजी से घूमेंगे, बट होता Yes. क्या है, होता ये है वो रैंडम टेम्परेचर बढ़ाने से, हाँ, जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट Pulse करने से होते हैं। क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की फ्लो करने की टेंडेंसी है उसमें क्या हो जाता है, रेजिस्ट करता है उसको, हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी रोक- वजह से इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से मेटेलिक वाले के केस में क्या होता है, कनेक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है जी, जल्दी बोलो। यस मैम। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, वाइब्रेशन इन कर्नल्स, जिसकी वजह से ये हो जाता है। ठीक है, मैम कर्नल से बता दो एक बार दोबारा। कर्नल्स ये हैं बेटा, अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का न्यूक्लियस और उसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसको मिला के मैंने कर्नल्स बोले हैं। जो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बोला है वो क्या है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैम उसको पॉजिटिव चार्ज मैम न्यूक्लियस में हम उसके प्रोटॉन्स को भी काउंट करेंगे ना फिर? हाँ, अरे देखो ना, अरे न्यूक्लियस पे 4 तो प्रोटॉन की वजह से ही आता है ना। न्यूक्लियस के साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करोगे, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों का सम मैम। हाँ, दोनों को मिला के, बेसिकली सम नहीं, दोनों को मिला के मैंने कर्नल्स बोला है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि बच्चों को ये डाउट रहता है कि कर्नल्स जो है, बेटा कापा मत लेके आ रोल में, कापा तो बहुत अलग चीज है। सिंपल टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब 10 से कम नहीं होने हाँ, चाहिए। जो तू नहीं, ये बेटा मैं सोडियम की बात करूँ, आप कोई और ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, ओके आयरन का ले लो। मैं यहाँ पे समझाने के लिए मैंने सोडियम का एग्जांपल ले रही हूँ। गुंजन तू बोल रहा है ना कंडक्टिविटी, वो मैं डाइल्यूशन के साथ बोला था, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। टेम्परेचर के साथ तो बढ़ेगी कंडक्टिविटी। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाओ यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपा को नहीं होना है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें ये 3 टाइप आते हैं, कौन कौन से, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो ठीक है, हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले नॉन पोलर की बात करते हैं। पहले तो नॉन पोलर कैसे होंगे, कंटेन ईदर एटम्स लाइक हीलियम आर्गन, है ना, या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2Cl2I2। ठीक है, समझ गए? यस नॉन पोलर बोले तो डाइपोल मोमेंट 0। देखो ना, सबका डाइपोल, मैम, मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो। हाँ, और डाइपोल नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी तब तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा, क्योंकि एक सेकंड, मैम इसमें बिग डिफ्लेक्शन फोर्स हो। अरे लेट मी कंप्लीट। H2Cl2I2 आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है 0। एंड व्हाट अबाउट CO2?
CO2 में तो कहोगे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। यस मैम। बट मैम नेट तो हमारा जीरो होता है ना। हाँ, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, समझ आ गई। तो नॉन पोलर में आप ये मत बोलो, ये बोलो जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, वो ज्यादा अच्छे से तुम लोग एक्सप्लेन कर पाओगे। मैम लाइक डायमैग्नेटिक बोल सकते भाई तुम इतना क्यों जा रहे हो आगे, ये याद रख लो ना प्लीज, हैं। यस ठीक है। कहाँ केमिकल बॉन्डिंग घुसा रहे हो तुम लोग, ठीक है। वीक डिस्पर्सन और अच्छा फोर्सेस कैसे होते हैं नॉन पोलर में, तो सबको पता ही है, लंदन फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस का ही टाइप होता है लंदन फोर्सेस, है ना। क्या होता है, याद हो तो तुम्हें, IDIDP, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, याद करो। यस मैम। ठीक है, ओके। और कैसे होते हैं ये, अब फोर्सेस तो वीक हैं, बड़े ही खराब हैं, तो सॉफ्ट होंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा खास नहीं होगा, और रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस। इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नो मैम नो मैम। अब हम आते हैं पोलर पे। पोलर बोले तो डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, जैसे HCl हो गया, SO2 हो गया, अमोनिया हो गया, काफी सारे हैं, आपको बताया, मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं। अच्छा, पोलर में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, ये भी कोई बहुत ही है, तो ये भी वंडरवॉल फोर्सेस के टाइप, तो ये भी ज्यादा वो नहीं होते हैं, वीक होते हैं, हालांकि इससे तो स्ट्रॉन्ग होते हैं लंदन फोर्सेस से, लेकिन वैसे वीक होते हैं, सॉफ्ट होंगे, ये भी नॉन कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट आर हायर देन, वही सेम जो मैंने बात बोली, मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर वाले से ज्यादा होते हैं, और रूम टेम्परेचर पे जनरली लिक्विड एंड गैसेज होते हैं। हालांकि अगर ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पॉइंट्स ध्यान रखो। बोलो, क्लियर है। यस मैम। यस मैम उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड बना हो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये भी भैया नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब समझ गए ना क्यों होते हैं सॉफ्ट, यस मैम क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस हैं ये सारे टाइप के। अब इसमें कैसे कैसे फोर्स होते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अगर कभी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बस इसमें क्या होता है कि आप H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आप फोर्सेस देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं सॉफ्टनेस और हार्डनेस का, तो नॉन पोलर तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पोलर उससे थोड़े हार्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्ड हार्ड होते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा हो H2O का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना, बहुत बड़ा केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यस मैम ये बाकी से कंपेयर करूं तो उनके कंपैरिजन में हार्ड है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। यस मैम यस मैम। चलूं आगे, चलूं, चलो यस मैम यस मैम। चलो फिर तो क्वेश्चन हो जाए। देखो मैं क्वेश्चन लाई हूं, अगर तुमने ये कर दिया ना बच्चे, ये कर दिए, पहले ऊपर वाला करना फिर नीचे वाला करना, अगर तुमने ये कर दिया मतलब तुम्हारा बेसिक क्लियर है। अगर तुम चाहते हो मैम रिवाइज कराओ तो मैं रिवाइज करा देती हूँ, नहीं तो ये चालू करो करने से। एनसीईआरटी से मत देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, नीट जेई में पता नहीं कितनी बार आए हुए हैं इनसे क्वेश्चन। जिसका होता जाए वो हाथ खड़ा करते जाए, जब मैं इसके कराऊंगी तो आप प्लीज आंसर मैच करेंगे। हाँ गुंजन कुछ कह रहे थे क्या? नहीं मैम, वो कह रहा था वो क्वेश्चन कर लिया। अच्छा वो क्या हो गया क्वेश्चन? कर लिया वो कह रहा था। अच्छा कर भी लिया, अरे बहुत सुपर फास्ट हो तुम तो। ओके करो एक बार, फिर मैं आंसर लिखवाऊंगी तो तुम मैच कर लेना। 36 स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज जल्दी करो। P4O10 आपको किस में कैटेगराइज करना है, आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और अमोर्फस। समझ में आ गई सबको? अमोर्फस, Yes, आयनिक, मेटेलिक, मॉलिक्यूलर और कोवलेंट। तो हैंड रेस करते जाओ जिसका होता जाए। बीस बच्चे तो हाथ खड़े करो।
मुस्ताफिया ने भी कर लिया। तस्नीम आई है क्या? तस्नीम, प्रियांशु आया है, प्रभजोत भी आई है, शिवम भी आया है, सृष्टि सुमन भी आई है। ओके ग्रेट, मोस्टली सारे आए आज बच्चे। चलो आप मैं कराऊं फिर मैच करोगे? यस मैम। चलो यस तो ये रेड से लिख देती हूँ। जो फर्स्ट वाला है P4O10, ये क्या मोलिकुलर सॉलिड है। किसका ठीक था? हम मेरा सबका यस मैम। ठीक है। P4O10 क्या है? मोलिकुलर सॉलिड है। अमोनियम फॉस्फेट क्या है? आयनिक है आयनिक है मैम। ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, पता है ना। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? कोवेलेंट सॉलिड। कोवैलेंट। शाबाश। और ये क्या है? I2B मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर यस मैम। और P4 भी। P4 भी मॉलिकुलर है। शाबाश। और प्लास्टिक तो मैम उस पे आ प्लास्टिक गया छोटा वाला। कोवैलेंट। कोवेलेंट। ब्रास मेटेलिक। मेटेलिक। प्रोटीन का है ना, मिक्सचर है। यस मैम। ये क्या है? ये भी मेटेलिक है। और सेकंड वाला लिथियम आयनिक है ब्रोमाइड इसके बाद। आयनिक। आयनिक। और ये क्या है? कोवेलेंट। कोवेलेंट। सबके ठीक थे क्या? जिनका गलत है देख लेना कहाँ मिस्टेक किया। हो गया ठीक है, मैम। चलो ये Yes, उसके ma'am. बाद वाटर क्या है? मॉलिकुलर सॉलिड। यस कितने गलत हैं अर्पिता? अच्छा आप बता सकते हो आप कितने गलत हैं? 2 गलत है, कोई बात नहीं, ठीक कर लेना और देख लेना क्या गलती की थी। 3 गलत, 2 मेरे भी। ओके, कौन से वाले गलत करे वैसे तुम लोगों ने? कनिकाई सिंह 3 रॉन्ग। अच्छा फर्स्ट वाला गलत हो गया। क्या लिखा था अर्पिता फर्स्ट वाले का? वो तो सिंपल था ना मैम, मॉलिकुलर ही है देखो। ओके, कोवलेंट लिखा था ना कोवलेंट का। एक सेकंड, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। इधर आओ, इधर आओ, बहुत सही मैंने पूछ लिया। ये आपके पास CCl4 है, ठीक है, ये मॉलिकुलर सॉलिड है, ठीक है। हालांकि इनमें क्या कोवेलेंट होगा ना। बेटा एक सेकंड, CCl4 क्या है आपका? मॉलिकुलर सॉलिड है। आपस में इनमें क्या है? बीच में कोवेलेंट कंपाउंड्स है, ठीक है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। एक बात बताओ, अगर मैं एक CCl4 और दूसरे CCl4 को पास ले आऊं तो उनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। यस तो ये मॉलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल है। इनके आपस में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। एंड कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है बच्चे? कोवेलेंट सॉलिड डिफरेंट होता है मॉलिकुलर सॉलिड से। अगर मैं एक स्पीसीज को पकड़ के उसका पूरा जाइंट स्ट्रक्चर बना दूं तो वो किस में आ जाता है? कोवेलेंट सॉलिड में आ जाता है। समझे कि नहीं समझे तुम? कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मैं मान लो सिलिका इसकी बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, इसकी कोई एंडिंग ही नहीं है भाई, चलता रहता है ये, समझ रहे हो? इसका ही मैंने क्या बना दिया? जाइंट स्ट्रक्चर बना दिया। CCl4 का बना सकते हो क्या जाइंट स्ट्रक्चर? नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल को पास लाओगे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर आप लोग मान लो हो सकता है आगे जाके आप भूल जाओ ये चीजें, तो आप लोगों को एक चीज बताऊंगी। जो कॉमन एग्जांपल होते हैं कोवेलेंट सॉलिड के, वो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सिलिका क्वार्ट्ज और सिलिका। बस ये 6 याद रखना, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? जैसे कार्बन सॉलिड, ये भी क्या है आपका? कोवेलेंट सॉलिड ही होता है, ठीक है। अब ये देखो CS2 क्या है? मॉलिकुलर सॉलिड। यस मैम। और KF क्या है? आयनिक आयनिक और मेटलिक। बोलो, ठीक है। यस यस मैम। ये देखो ये आंसर है आप लोगों के, ठीक है जी। यस मैम। अच्छा और करोगे क्या क्वेश्चन? चलो कर लो, मैं आपको दे देती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। आप लोग मुझे बताना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ, आप भी लिखो। NH3, यूरिया, जिंक सल्फाइड, आर्गन, वाटर, सिलिका, NaCl, सिलिका कार्बाइड, ग्रेफाइट,
ड्राई आइस और आपका है ब्रोंज। आपको मुझे ये बताना है इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन से हैं। अपने आप करो, फिर मैं मैच करवा दूंगी, आप कर लेना। मैं जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। हाँ करो करो, हैंड रेस करो। एक यहाँ पे बेंजीन भी लिख लेना। हो गया? करवाऊं मैच? बेटा हैंड रेस बहुत। Yes, ma'am. हाँ जी। सेकंड में आपको क्या बताना है बच्चे? सेकंड में आपको क्लासिफाई करना है क्रिस्टलाइन अमोर्फस में, ठीक है? चलो करो, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेस करते हैं। शाबाश, चलो करो। ओके, मनीषा, अंशिका, निगम, साक्षी, छाया, साफिया, गुंजन, यजदान, तस्लीम, गायत्री, श्रेषी, लुबना। शाबाश, कर लिया इन्होंने। बाकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। अर्पिता, अनुष्का, अशर, आयुष, बंसल, आयुष, चेष्टा, दीपक प्रजापति। आज बेटा चुप क्यों है? दीपांशु, ओके, कनिका, कोमल प्रजापति, प्रभजोत, नौमन, नितिका। करो भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर बेटा। राधिका कुमारी, और रेगुलर रहो प्लीज। शिवानी चौधरी, शिवम गुप्ता, सृष्टि, सुमन, यशिका। और इस चैप्टर का किसी और से लेना देना नहीं है, तो ये एक्सक्यूज मत देना मैम, हमारा प्रीवियस ये नहीं है, बैकलॉग है ये सब। आई थिंक मैंने सबके नाम ले दिए हैं। प्रियांशु ने करा हुआ है क्या हैंड रेस? नहीं किया हुआ। 13 बच्चों ने हैंड रेस किया है। मैम क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ में आपने क्या लिखा है? अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें क्लासिफाई करना है क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स में, ठीक है? चलो, इसमें आपको क्या बताना था? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बताने थे ना बच्चे? Yes, ma'am. चलो देखो, अमोनिया मॉलिक्यूलर सॉलिड है, अमोनिया, यस मैम। भी यूरिया भी है। Ma'am, urea. ठीक है जी। ZNS क्या है? आयनिक है, छोड़ो। आर्गन क्या है? आर्गन, ये तो मेटल है। Metallic हो गया. एक सेकंड, आर्गन मेटलिक है? मॉलिक्यूलर है। मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर वाली कैटेगरी में आता है भाई। वाटर भी, ये क्या है? सिलिका, तो वो है कोवेलेंट सॉलिड। NaCl आयनिक, ये भी कोवेलेंट सॉलिड, ये भी कोवेलेंट है, ये मॉलिक्यूलर है। ड्राई आइसाइड और बेंजीन भी मॉलिक्यूलर। जीन भी। समझे कि नहीं समझे? यस Yes, ma'am. चलो ये वाला करते हैं, नीचे वाला। बेंजोइक एसिड क्या है? क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन मैम। ठीक है। और किसका पार्ट है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का पार्ट है, लिख सकते हो, तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। KNO3 भी क्या है? क्रिस्टलाइन है, लेकिन ये आयनिक है। यस मैम। कॉपर क्या है? ये भी क्रिस्टलाइन है, लेकिन ये मेटेलिक है। मेटलिक है। जिसमें ये तो पॉली मैम दिखता है, लास्ट एमोर्फस। First. यहाँ पे मत लिखना मेटेलिक आयनिक, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप है। टेफ्लॉन भी क्या है आपका? पॉलीमर है, एमोर्फस। सेलोफेन सुना है ना, जो आपा वो क्या करते थे नोटबुक पे, जो व्हाइट कलर की वो पन्नी नहीं आती थी, वो सेलोफेन से होता है। वैसे के बच्चे हो, तुम मेरे को पढ़ा दो। PVC एमोर्फस। वही है मैम। ग्लास, फाइबर ग्लास। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज अपा को इतना ही बेसिक रखना था। आई होप कि मतलब आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो आज हमने कुछ मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं किया, मेन चीजें की हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर बोल रही हूँ, जितना भी पढ़ाया है आज NCERT के आई थिंक 2-3 पेज कवर हुए हैं, आप एक बार चेक कर लेना, तो वो आप अच्छे से कर लेना। उससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस बार 0 रो निंजा ट्रिक जितनी अजीब नाम नहीं है, वो एमोर्फस है ठीक है। गुंजन बैठ जा भी, ठीक है। अच्छा,
तो अब जो अपना मंडे से स्टार्ट होगा ना बच्चे, मंडे से हमारा मेन स्टार्ट होगा, जहाँ पे मैं आपको हालांकि आपको स्लाइड्स में ये लिखा हुआ मिलेगा, आज जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है ये आपको मिलेगा लिखा हुआ, तो आप इसको मत पढ़ना। ये अपन मंडे को करेंगे कि लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कितने कितने क्रिस्टल सिस्टम है, ये सारे हम जो है मंडे से स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. इसलिए क्योंकि आज वाला टॉपिक और जो मंडे को कराऊंगी ना, दोनों में डिफरेंस है काफी ज्यादा, है ना। इसमें तो आपका थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग भी होगा, अगर मैं अभी करवा देती स्टार्ट तो वो मिक्सअप हो जाता। तो आज इस छोटे से टॉपिक को, प्रदीप में ये चैप्टर सही है कि अंशिका पढ़ सकती हो, बट मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगी कि एनसीईआरटी में से पढ़ लो। हाँ बिल्कुल पढ़ सकती हो प्रदीप से, कोई मना ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के टॉपिक्स मत छोड़ना, है ना। टॉपिक्स एनसीईआरटी से ले लेना, एक्सप्लेनेशन प्रदीप में से कर सकती है। मैम जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें तो ये वाला चैप्टर ही नहीं है। यस मैम, नहीं है। पीडीएफ ले लो, Document. पीडीएफ ले लो, किसी से मांग ले। कोई Okay, ma'am. पुरानी एनसीईआरटी तो तुम लोगों के पास होनी चाहिए भाई, नीट में तो 10 मैम, मेरे चैप्टर पास तो है। रहेंगे। मैम मेरे पास तो है पर उसमें कुछ मेरे टॉपिक्स पास नहीं है पुरानी वाली में भी। अरे तो वो फिर न्यू एडिशन दे दी होगी तुम्हें। मेरी चलो तो मैं मैम बहुत पुरानी बुक है, लगभग